जब कांग्रेस पार्टी का 140वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस दिन हम लोगों ने क्लियर विरोध कर दिया कि या तो हम लोग हाथ की निशानी पे हमारा उम्मीदवार लड़ेगा, या फिर सवाल ही नहीं उठता कि हम सीटी की निशानी पे लड़े। और समझौता तो किसने समझौता? जिलाध्यक्ष कर रहे हैं ना। हाँ, समझौता हमारा जिलाध्यक्ष कर रहा, तो उस जिलाध्यक्ष का यहाँ की जनता ने बारात निकाल दी। अब बाकी उनकी जो बची हुई बारात है, हम यहाँ के कार्यकर्ता निकाल देंगे। कांग्रेस पार्टी नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा नहीं बनता है। बिल्कुल इस्तीफा बनता है। उस ऐसे लोगों को तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमें यहाँ पे लोगों से को बताने में मुश्किल हो रही थी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुई, जिस पार्टी की स्थापना की गई, उसका जिलाध्यक्ष खुद उठ के चले जाता है कांग्रेस पार्टी को बेचने के लिए। 65-80 हजार वोट उठाता है अनिल अलमेरा और सीधा सीधा हितेंद्र ठाकुर जी के चरणों में रख देता है। ये करता है अनिल अलमेरा। ऐसा अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के वोट को बेच देता है, ऐसा अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को बेच देता है, ऐसा अध्यक्ष जो वोटर जो ईवीएम में जब खोजता है कि उसके हाथ की निशानी कहां है, बेच देता है, ऐसा अध्यक्ष हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसके लिए जो करना हुआ करेंगे। राहुल गांधी जी के पटक जाएंगे। सर क्या बात करते हैं आप? महाराष्ट्र उनका है, महाराष्ट्र के लिए उन्होंने लड़ा है, बोला नहीं साहब हम सब के सब हार जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे तो मसाल की निशानी पे। लड़े लोग, 90 से ज्यादा लोग लड़ाए, हारे जीते, एक ही आदमी जीता। लेकिन एक शेतकारी की तरह सोचिए, उन्होंने 90 जगह 90 खेतों में फसल बो दी है। बोला ना, भारतीय जनता पार्टी सूट बूट लूट और झूठ की राजनीति करती है, तो इसके कारण बीजेपी का नाम हुआ। और 41 बिल्डिंग का मुद्दा क्यों उठा? क्योंकि मैंने क्लियर चलाया था कि भाजपा आएगी, बुलडोजर लाएगी। बीवीए बीमारी है, बीजेपी महामारी है। अब महानगर पालिका का जो हेड ऑफिस, और मैंने ये भी बोला है कि बीवीसीएमसी का हेड ऑफिस जो है एपी सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम, मैं इस बात पे टिका हूं। अब फंस गए, अब ये लोग सारे जो भूखे चूहे थे वहां घुस चुके हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जिस जगह पे हम खड़े हैं, यह जगह ही गवाही देती है तबाही की। तबाही, 1 वर्ष और कुछ दिन बीते हैं। यहां पर कई सारी बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी। आप सभी जानते हैं 41 बिल्डिंग का मामला। अब ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूं 1 साल बाद में, तो इसके लिए करनी पड़ रही कि इस बार के चुनाव में 41 बिल्डिंग का जो मामला काफी गूंजा। जब 41 बिल्डिंग टूट रही थी तब किसी को उसकी पड़ी नहीं थी, लेकिन अब जब चुनाव थे तो चुनाव में 41 बिल्डिंग का खूब मामला गूंजा, बातें खूब हुई। पक्ष हो या विपक्ष, उन्होंने 41 बिल्डिंग का जिक्र किया। कोई यहां किसी को 41 बिल्डिंग तोड़े जाने के लिए दोषी ठहरा रहा था, तो कोई यहां अपनी मजबूरी बता रहा था। तो कहीं ना कहीं 41 बिल्डिंग, हम उस जगह पर आए हैं और हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के रवि भूषण हैं। हम चुनावी विश्लेषण, चुनाव खत्म हो चुके हैं, सत्ता बहुजन विकास आघाड़ी के पास आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष बनकर उभरी है। एक तरफ से कई लोग बहुजन विकास आघाड़ी की एक तरफा जीत बता रही है। एक तरफा जीत मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जहां 109 सीटें बहुजन विकास आघाड़ी की थी, वो सीटें अब 70 पर सिमट गई है। और 70 में भी उनका जो कुछ सीटें ऐसी है जो उन्होंने वहां पर समझौता किया था। जैसे मनसे के प्रफुल्ल पाटिल है, उनसे समझौता हुआ था, तो मनसे के प्रफुल्ल पाटिल भले सिटी के चुनाव चिन्ह पर लड़े, लेकिन टेक्निकल रूप से वो बहुजन विकास आघाड़ी से संबंध नहीं रखते हैं। वैसे ही कांग्रेस के विजय पाटिल। तो ये सब चीजों पर चुनावी विश्लेषण, और खासकर कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी की क्या गत हुई। देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी आज वसई विरार में किस कदर हवाई हो गई, उस पर हम कांग्रेस पार्टी के ही नेता से बात करते हैं। रवि जी नमस्कार। नमस्कार। तो रवि जी, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, आप एक मुखर वक्ता हैं, दबंगई से बोलते हैं, मैं दबंगई और बोल रहा हूं, दबंगई से बोलते हैं। ये जो जगह है जहां हम खड़े हैं, ये गवाह है उस तबाही की जिस पर आपने कई बार यहां आकर हमारे ही सहयोगी के चैनलों पर, कैमरों पर आपने कई स्टेटमेंट दिए थे। राइट। उस समय जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने सूद नहीं ली थी, लेकिन इन चुनाव में इस जगह के काफी नाम उछाला गया। क्या कहना चाहिए, क्या इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए?
और देखिए सबसे बड़ी बात है यूसुफ भाई कि 41 बिल्डिंग का जो ये केस है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हादसा और त्रासदी तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी एक साजिश का परिणाम है। एक लंबे समय तक लगातार एक जो भ्रष्टाचार होता रहा उसका एक परिणाम है। और इसमें जो सत्ता पक्ष विपक्ष के जो लोग थे, एक सबकी मिली भगत के कारण ये संभव हुआ है। ये कहा जाए कि सिर्फ किसी एक आदमी के कारण हुआ है, किसी सिर्फ बिल्डर के कारण हुआ है, या सिर्फ भूमाफिया के कारण हुआ है, सिर्फ पुलिस के कारण हुआ है, सिर्फ नेता के कारण हुआ है, विधायक के कारण हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इन सभी को मिली भगत के कारण इनका एक नेक्सस क्रिएट कर जाने के किया गया, और उसके बाद ये 41 बिल्डिंग का एक तरह का स्कैम बोलिए, घोटाला बोलिए, और जनता को धोखा दिया गया, और बाद में भुगतना उस गरीब जनता को पड़ा, आशियाना उस गरीब जनता का लूट गया। तो सीधा पॉइंट वाला सवाल, जिम्मेदार कौन? नहीं, तो जिम्मेदार इसमें पूरा का पूरा सिस्टम है। पूरा का पूरा सिस्टम है, हाँ। आप बता रहे हो, ठीक है, ये कॉमन स्टेटमेंट है, लेकिन ये कॉमन स्टेटमेंट है, लेकिन बात कही जाए तो बहुजन विकास आघाड़ी का मैं नाम लेके बात करता हूँ। बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमने लोगों को बसाया था, बीजेपी ने लोगों को उजाड़ा है। कहां तक सहमत? देखिए, इस स्टेटमेंट में यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है हमने लोगों को बसाया था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहा है। क्या गलत स्टेटमेंट है? कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। हमने लोगों को बसाया था, वहां पे लोग आए रहे, हमने किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। बहुजन विकास आघाड़ी एक विधायिका है, नेता है, उनके कानून बनाते हैं, वो पॉलिसी बनाने में उनका योगदान है, तो उन्होंने लोगों को बसाया। एक तरह से वो ये कहना चाह रहे, इस बात का बहुत व्यापक मीनिंग मिल लगता है कि या तो उस समय उन्होंने कोई सेटलमेंट की राजनीति की थी, या इग्नोर कर दिया। जब बिल्डिंग बनना शुरू हुई तो इग्नोर कर दिया। महानगर पालिका जब काम कर रही थी या बाद में जब कर रही थी, तो बाद में भी बार बार उसको बोलते हैं ना, इग्नोर मोड में ही रखा। ये सब चीजें करके बहुजन विकास आघाड़ी एक तरह से क्रेडिट लेती है कि भाई हमने लोगों को बसाया। एक दूसरा पॉइंट बोलता हूं, और सच में बसाया, इसमें गुरेज नहीं करना चाहिए मानने में। क्यों मैं बोलता हूं? देश की आबादी बढ़ रही है, सस्ते घर की अपार जरूरत है। मैं बार बार बोला हूं, पिछले वीडियो में मैंने बोला है कि भाई कोई नहीं चाहता है कि अवैध बिल्डिंग में रहे। कौन चाहता है कि अवैध बिल्डिंग में रहे भाई? कौन चाहता है कि संतोष भवन, बिलाल पारा, धानी बाग के इसमें रहे? कोई नहीं चाहता यूसुफ भाई। सब चाहता है मेरे पास एक स्वच्छ सुंदर एक अच्छा फ्लैट हो। क्यों रहना पड़ता है? आर्थिक मजबूरी है, कमी है, सस्ते घर उपलब्ध नहीं है। तो कुछ लोग या सिस्टम में भी कुछ लोग उसको इग्नोर मोड में डालते हैं कि हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब बहुत बड़ा एक आर्थिक परिदृश्य बदलेगा, लोगों का इनकम रोजगार ये सब बदलेगा, तो एक सिस्टमेटिक एक अच्छा घर दे सकेंगे। तो बसाया है, इस बात में थोड़ा सा तो दम है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा पर्सनली ऐसा मेरा मानना है। नहीं, लेकिन बसाया था, अगर इस बात में दम है तो फिर जब उजड़े तब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए था। जब किसी को आपने एक बार बसा दिया है तो अब उसको उजाड़ा जा रहा है, तो आपने बसाया है, अब उसको उजाड़ा जा रहा है, तो उस सिस्टम में पूरा आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। लेकिन इन लोगों का क्या है ना कि बहुत ही टेम्पररी, एकदम नियरेस्ट गोल देखते हैं। बार बार मैं बोलूं ना कि बहुजन विकास आघाड़ी ने कभी भी वसई, विरार, नाला सोपारा, नए गांव को अपना नहीं समझा। इनके पास इस शहर के लिए ना कल कोई प्लान था, ना आज कोई प्लान है। जब कोई लोग उजड़ रहे थे तो बोलता हूँ टाउन है, प्लानिंग नहीं है। हाँ, वही तो बोला ना, परफेक्ट है स्टेटमेंट है कि टाउन तो है लेकिन प्लानिंग नहीं है। आज भी कोई प्लानिंग नहीं है। आज भी बीजेपी और बीजेपी के दोनों तरफ के विधायक चुन के आ गए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये डीपी प्लान में चेंज करेंगे, और सबसे पहले ये चेंज करेंगे कि कौन भूमाफिया, कौन नेता बड़ा बिल्डर बने, उसका रेस लगेगा। जनता के लिए जो सुख सुविधाओं जो होता है, डीपी प्लान की खुद धज्जी उड़ा देंगे। सामने जो आप ये रोड देख रहे हैं ना, 30 मीटर का रोड जो लिंक रोड से निकल रहा है, डीपी प्लान में आप देखिए रोड सीधा मिल रहा है कि वसई के मेन रोड से। क्या इस 30 मीटर के रोड पे हितेंद्र ठाकुर साहब ने काम किया, क्षितिज ठाकुर जी ने काम किया, विवेक पंडित जी ने काम किया? क्या उनकी सुपुत्री संघर्ष कन्या, जिनका संघर्ष का अंत हो चुका है इस चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव का, क्या वो इस पे काम करेगी? दो तीन नए नगर सेवक इधर पैदा हो गए हैं, क्या उनके पास वो विजन है कि भाई ये लिंक रोड जो है डायरेक्ट जुड़े? तो मैं आपको ही बोल रहा हूं कि जब बेचारे लोग उजड़ रहे थे तो उनका अल्टरनेट देने की प्रक्रिया इस सिस्टम को धराधर करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का यूज करना चाहिए था। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ढोल पीटते रहते हैं, एक तो नरेंद्र मोदी एक फेक आदमी है, नकली इंसान है, वो जो ढोल पीटते रहते हैं। वैसे हीरा, नाला, सोपारा में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत है।
उसमें लिखा हुआ है सर, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आप घर दीजिए, लेकिन मोदी है, बातें बड़ी बड़ी, काम जीरो। तो क्या कीजिएगा यहाँ की जनता। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, वैसे बिहार की जनता बीवी और बीजेपी के बीच ये जो चक्की है ना, उसके बीच में पिस रही है। क्या आपको लगता है ये चुनाव परिणाम है, उसमें 41 बिल्डिंग भी एक अहम रोल रखती है? क्योंकि पिछले साल जिस तरह से हमने देखा, विधायक महोदय चुनाव के पहले कहते हैं आपको चाबी मिलेगी, फिर हम यहाँ ये तोड़ने देंगे, और फिर जब तोड़ा जाता है तब अपनी मजबूरी बताते कि हम क्या करें ये तो क्या इसका असर इस चुनाव में पड़ा? देखिए, ये जो 41 बिल्डिंग बनी, अवैध तरीके से बनाई गई, इस सब का ठिकरा बहुजन विकास आघाड़ी पे फूटता है। वो हो चुका है। हाँ। हुआ क्या कि ये देखिए, मैं बोल रहा हूं ना, नकली लोग हैं, इनके अंदर सेवा की भावना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उन्होंने क्या किया, मौके का फायदा उठाया। गरीब लोग जिसका आशियाना टूट रहा था, इनको मालूम था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं किया जा सकता, उस ऑर्डर पे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, मालूम था राजन नाईक जी को, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन यहाँ के गरीब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनाई, और जिस दिन सिन्हा दुबे मैडम का और राजन नाईक जी का जब नॉमिनेशन भरा जाना था, उन गरीब लोगों को बस में भर भर के ले गए, रैलियां की गई झूठे। तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठिकरा फूटना शुरू हुआ। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इस जगह से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप झूठ की राजनीति करोगे, मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी सूट बूट लूट और झूठ की राजनीति करती है, तो इसके कारण बीजेपी का नाम हुआ। और 41 बिल्डिंग का मुद्दा क्यों उठा? क्योंकि मैंने क्लियर चलाया था कि भाजपा आएगी, बुलडोजर लाएगी। आपने आप देखिए सर, कितनी बार अध्यादेश लाके आपने बड़े बड़े कानून बदले हैं। आप बहुत कुछ कर सकते थे, केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, पूरा एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्रालय आपके रिमोट कंट्रोल पे डांस करते हैं एकनाथ शिंदे जी। आप चाहते बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और ये बात इसलिए उठाया जाना जरूरी है क्योंकि 80, 85, 90% जो यहाँ लोग थे, उनके खिड़की में, बालकनी में प्रभु श्री राम का झंडा लगा हुआ था। तो ये हिंदू करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू को मरने के लिए, तड़पने के लिए, बिलखने के लिए छोड़ दिया, और अभी भी कोई होप नहीं दे रही है, कोई होप नहीं दे रही है। क्या प्लान है बताइए ना, लाइए ब्लूप्रिंट, कौन नेता वैसे विरार को लेके आ रहा है? तो मोटे तौर पर आपका यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, उसने हालांकि अर्श से फर्श तक का सफर तय किया, जो 0 से 43 ने नंबर हासिल किया। मैं 0 इसलिए बोल रहा हूँ, जो पिछली बार एकमात्र विधायक, माफ कीजिएगा, एकमात्र नगर सेवक थे किरण भोईर, वो जीत कर आए थे निर्दलीय। हाँ, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 0 थी, तो 0 से वो 43 तक का उसने सफर तय किया। तो कहीं ना कहीं वो 43 से और भी ज्यादा उसके नंबर बढ़ सकते थे, लेकिन ये कांड जो है उसको भारी पड़ा है। बिल्कुल भारी पड़ा है, आप देख लीजिए। क्योंकि देखिए, मैं फिर से बोलता हूं, कोई मजबूरी में ही रहता है। और संतोष भुवन, बिलाल पारा, इस सब में बात समझिए, उस तरह के घर में जहां पे बिजली, पानी, और आप जब भी रात में सो रहे, आपको डर लग रहा है कि कल सुबह मेरा घर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी का एक आतंक बस गया कि भाई भाजपा आएगी तो बुलडोजर लाएगी। और अभी भले ही संतोष भुवन में चुने गए चारों के चारों इनके नगर सेवक, फिर भी यदि मान लीजिए बुलडोजर आएगी तो एक नगर सेवक की क्या औकात होती है आपको मालूम ही है। जब विधायक की कोई औकात नहीं थी तो नगर सेवक की क्या औकात होती है? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं तो वही बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने बुलडोजर का बटन दबाया है, ईश्वर उनकी सोच को भला करे, और पता नहीं कैसी त्रासदी आएगी भगवान आ चुके। हम चुनाव की बात नहीं कर रहे, हम विश्लेषण पे हैं। इस मुद्दे को मैं यहाँ पे थोड़ा विराम दूंगा क्योंकि वीडियो हमारा लंबा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा। जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी ने इसको पूरे में बुनाया कि हमने बताया, लेकिन अभी जब ये लोग यहाँ से विस्थापित हुए तो उनका पुनर्वसन क्यों नहीं करवाया? ये सवाल क्या कोई उठाना चाहेगा? उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही लिखा हुआ है वो चीज की एक्सप्लोर द ऑल दोस पॉसिबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन, तो करो ना भाई। बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए बहुजन विकास आघाड़ी ने बहुत कुछ किया, जैसे कि विजय कुर्ले साहब लड़ रहे हैं और बाकी जो उनके दूसरे एडवोकेट हैं जो कि इस लड़ाई को आगे लेके गए, जिनकी पत्नी नगर सेवक के लिए चुनाव लड़ी और नगर सेवक बन भी गई है आज के दिन में। तो कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक फायदा भी उठा लेते हैं, तो वो सब तो हुआ। लेकिन एक बोलते हैं ना, सच्चे दिल से किसी ने प्रयास नहीं किया और आगे भी प्रयास नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, नियत दिख रहा है। अब बढ़ते हैं, अब आपके ऊपर टारगेट है हमारा। हाँ, बताइए। कांग्रेस पार्टी, हाँ। कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में बहुत कुछ गणित, मैं तो अभी आगे मैंने शुरू में ही बोला कि कांग्रेस पार्टी का गणित ही नहीं है, गणित समझ में ही नहीं आता है।
क्या कांग्रेस पार्टी है वसई विरार में, क्या उसकी स्थिति है? पिछले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने पूरा परिदृश्य चेंज कर दिया था, वही कांग्रेस इस बार 10 सीटें अपनी उतारती है, वो भी समझौते पे, वो भी सीधे नहीं उतार पाती है। उसके बाद में बहुत मुश्किल जाते जाते शाम के समय एक कांग्रेस के लिए खुशखबर आती है कि कम से कम एक नगर सेवक आया है, खाता खुला है। लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं आज इतने सालों से, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाते। अपनी सीट बचा पाना तो दूर, वो चौथे स्थान पे खिसक जाते हैं, वो कहीं फाइट में दिखाई नहीं देते हैं। क्या कहा जाए कांग्रेस की? हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो कांग्रेस की स्थिति वसई का जो फोर्ट है ना, उसके जैसी है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि वसई फोर्ट जैसा कांग्रेस खंडहर हो चुका है यहाँ पे। लेकिन कभी कांग्रेस एक किला हुआ करता था, वसई का किला हुआ करता था, एक कांग्रेस का किला हुआ करता था। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। अब आगे आते हैं। देखिए, यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है, हमें भी बहुत कुछ पता चला, और एज ए पत्रकार आप लोग को लगता है आप लोग को सब कुछ मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत कुछ आपको नहीं मालूम है। कांग्रेस पार्टी कोई भी किसी के साथ कंप्रोमाइज का जो ऐसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने, जैसे कि विजय पाटिल, मैं आपको नाम ले लेता हूँ। नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ। आप कांग्रेस पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आपके ही जिलाध्यक्ष का बाकायदा चुनाव के पहले इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला कोई इंटरव्यू नहीं, वो जलेबी बना रहे हैं, उनके पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट मेरा दिखा दीजिए। देखिए, हमें इस चुनाव पे पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था उन्होंने। हाँ, लेकिन उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने 10 बार सुना है। क्या कहा कि सेक्युलर वोट डिवाइड नहीं हो, इसके लिए हम साथ में जा रहे। तो सेक्युलर वोट डिवाइड नहीं हो, इसके लिए वो अपना हाथ का पंजा छोड़ चुके थे। नहीं, देखिए, तो देखिए, विजय पाटिल ने तो अपनी परिवार को उतारा है, वो जीते भी, उनको जीतने की बधाइयां। लेकिन क्या मीनिंग? पहले विजय पाटिल जी का पहले क्लियर कर देता हूं। आज के दिन में विजय पाटिल साहब कांग्रेस के किसी भी पोस्ट पे नहीं है। तो जब वो कांग्रेस के कोई पदाधिकारी नहीं है, जैसे कि मैं कांग्रेस का जिला महासचिव आज भी हूं, लेकिन विजय पाटिल साहब कांग्रेस के किसी पोस्ट पे नहीं है। और हम लोग पिछले 6 महीने से कंप्लीट करने दीजिए, हम लोग ये संघर्ष कर रहे तिलक भवन में जा जाके कि विजय पाटिल साहब जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, 65,000 वोट मिले थे, उनको महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई अच्छा पोस्ट दिया जाए। अब तिलक भवन, क्योंकि विजय पाटिल साहब से हम लोग का इमोशनल लगाव है, हम लोग उनको प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा पद हो, लेकिन आज के दिन में नहीं है। अब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस पद नहीं है तो बैनर में उनका चेहरा कहां से आता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस तरह के लोगों को वसई में पद दिया है, वो किसी काम के नहीं है, नाकारे हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ है। आप वो इतना फेमस नहीं कि उनका नाम लिया भी जाए, लेकिन वो लोग नाकारे हैं, वो लोग डिसीजन कोई नहीं ले सकते। तो विजय पाटिल साहब का मुद्दा क्लियर हो गया कि भाई विजय पाटिल साहब जब कोई पद नहीं है, तो देश के स्वतंत्र नागरिक है, वो किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं। मैंने बोला, वो यूबीटी से लड़ सकते हैं, सिटी से लड़ सकते हैं, जहां से भी चाहे वो लड़ सकते हैं। ये उनका पर्सनल मत है। ये तो वही बात हो गई कि अपनी गद्दी हासिल करने के लिए कोई कभी भी पलटी हो रहा है। विजय पाटिल साहब का जो बात कर रहे हैं आप, तो ये सवाल आपको विजय पाटिल साहब से पूछना पड़ेगा। साहब की बात करें तो 2019 में जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने शिवसेना के टिकट पे लड़ा। फिर उन्होंने देखा यहाँ मेरा भविष्य नहीं है, तो फिर उन्होंने कांग्रेस में वापस पक्ष प्रवेश किया। कांग्रेस में आकर 2024 चुनाव लड़े, वो हारे। और इस बार अभी वो नहीं लड़े क्योंकि वो विधानसभा लड़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है नगर सेवक तो नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने फैमिली में से लोगों को उतारा, और उसमें भी सबसे पहले जो कांग्रेस कहा जाता है वसई विरार में, कांग्रेस यानी विजय पाटिल यानी कांग्रेस, ऐसा एक ये बनाया हुआ है। ये भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये भ्रम बनाने वाला कौन है? ये भ्रम बनाने वाले पत्रकार हैं कुछ। और मैं बार बार बोलूंगा, पत्रकार है, बुरा मत मानिएगा, आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पत्रकार हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोटर है ना, आप वोट का एनालिसिस कीजिए। जहां पे विजय पाटिल साहब का प्रचार नहीं हुआ, या आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, तो वहां पे कांग्रेस का कोर वोटर वोट अपना डालता ही, साइलेंट वोटर वोट डालता ही, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये कांग्रेस पार्टी का था। अब आते हैं कि सेकुलर वोट को देखिए। तो यहाँ के जो महामूर्ख लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाइए, जो 2 बड़े पॉलिटिशियन की यहाँ जो पूजा करते हैं वसई विरार नाला सोपारा नाये गांव के लोग, जिनको भगवान समझते, मेरी नजर में वो महामूर्ख हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। क्यों? इनको सेकुलर वोट बचाना था, तो चेन्नई महानगर पालिका का एग्जाम्पल लीजिए।
चेन्नई में भी 80% हिंदू है, 8 से 9% मुस्लिम है, 7-8% क्रिश्चियन है। 100% वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा ही उसका डेमोग्राफिक है। लेकिन वहां क्या करते हैं लोग, चुनाव से काफी पहले SPA सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस बना लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो यहां बहुत बड़े राजनीतिक समझते हैं अपने आप को, और जिनके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है, उनकी औकात देखिए समझने में। उनको इतना नहीं मालूम है कि सेकुलर वोट यदि बचाना था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो इस तरह करके सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस आप बना लेते तो आपको बहुत फायदा होता। क्यों फायदा होता? क्योंकि जब चेन्नई महानगर पालिका का रिजल्ट आता है तो SPA सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस को 200 में से 178 सीट मिलता है, और NDA को कितना सीट मिलता है? 1 सीट। तो रे मेरे भाई, ना तुम जनता की सेवा करना जानते हो, ना तुम्हें नाला सोपारा नया गांव के लिए कोई विजन है तुम्हारे पास, और ना ही तुम्हें सेकुलर वोट बचाने आता है, ना ही तुम्हें बीजेपी से लड़ने आता है। हम भटक गए मुद्दे से। इस बार चुनाव में कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को झुकना पड़ा? मेरा सवाल सीधा साफ स्पष्ट है, कांग्रेस तो इतनी मजबूर कभी थी नहीं। और रही बात बहुजन विकास आघाड़ी की, जो सिचुएशन देखी जाए, मैंने अपने कई वीडियो में कहा है और आज भी कहूँ, बहुजन विकास आघाड़ी को जीत की बहुत बहुत बधाई। 70 सीटों को लाई है, लेकिन ये चुनाव बहुजन विकास आघाड़ी के लिए ऐसा था, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला। तो अभी नहीं वाला कभी नहीं वाला में अगर बहुजन विकास आघाड़ी के साथ उनका आपसी अगर तालमेल होता भी, तब भी बहुजन विकास आघाड़ी को मानना पड़ता अगर उनको वापस आना है सत्ता में। हालांकि ये बात है कि अब सब चीज साफ हो चुकी है कि जनता अभी भी बहुजन विकास आघाड़ी के साथ है। मेरी बात सुनिए, फिर से आपको बोलता हूं कि यदि बहुजन विकास आघाड़ी को कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ तरह का कोलैबोरेशन करना था तो कैसे करना था? बोलना चाहिए था कि ठीक है, 3-4 लोगों का पैनल था, 3 पैनल पे हमारे आदमी खड़े होंगे और 1 पैनल पे कांग्रेस पार्टी का आदमी हाथ की निशानी पे खड़ा होगा। लेकिन हमें जो ऑफर दिया गया, हमारे जैसे अनिल अलमेरा जी ने गए थे, मैं तो वहां नहीं गया था, अनिल अलमेरा जी को जो ऑफर दिया गया कि कांग्रेस का कोई भी बंदा हाथ की निशानी पे खड़ा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, हितेंद्र ठाकुर साहब ने एक प्लान बनाया था कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दो वसई विरार में। हाथ की निशानी पे यदि कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी तो सिटी की निशानी पे लड़ेगी। तो द मोमेंट आप रिसीव करते हैं BBA का AB फॉर्म, आप BBA का नेता बन जाते हैं, उम्मीदवार बन जाते हैं। तो चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का हितेंद्र ठाकुर साहब का प्लान धराशायी हो गया। कौन किसने किया धराशायी? अनिल अलमेरा ने किया, विजय पाटिल ने किया, किसने किया? विकास बंधु वर्तक ने किया, किसने किया? हम जैसे कांग्रेस पार्टी के कुछ कट्टर कार्यकर्ता, जो हम ये मानते हैं कि हमें 115 सीट लड़ जानी चाहिए थी, भले हम 115 सीट हार जाते चलेगा, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म गोल को नहीं देखते, हम लॉन्ग टर्म गोल को देखते हैं। लेकिन आज यदि हम एक शेतकारी के जैसा नहीं सोचेंगे कि 115 सीट पे हम अपना पेड़ नहीं लगाएंगे, फसल नहीं बोएंगे 115 सीट पे, तो हम सीधे फसल को काटेंगे कैसे? ये हमारी सोच थी। और उसके लिए हम लोग तिलक भवन गए। जब कांग्रेस पार्टी का 140वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस दिन हम लोगों ने क्लियर विरोध कर दिया कि या तो हम लोग हाथ की निशानी पे हमारा उम्मीदवार लड़ेगा, या फिर सवाल ही नहीं उठता कि हम सिटी की निशानी पे लड़े। और उसके बाद ये लोग जो सेटलमेंट की राजनीति के जो सम्राट है हितेंद्र ठाकुर साहब, उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। तो इस बार हितेंद्र ठाकुर साहब को कांग्रेस पार्टी के 10 जांबाज कांग्रेस के बब्बर शेरों ने उनको मुंह की खानी पड़ी, और हम 10 जांबाज बब्बर शेर हाथ की निशानी पे लड़े। ये सच्चाई है जो किसी पत्रकार को नहीं पता है। यहाँ के पत्रकारों को लगता है उनको सब कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। समझौता तो किसने समझौता? जिलाध्यक्ष कर रहे हैं ना। हाँ, समझौता हमारा जिलाध्यक्ष कर रहा, तो उस जिलाध्यक्ष का यहाँ की जनता ने बारात निकाल दी। अब बाकी उनकी जो बची हुई बारात है, हम यहाँ के कार्यकर्ता निकाल देंगे। कांग्रेस पार्टी नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा नहीं बनता है। बिल्कुल इस्तीफा बनता है। उसे ऐसे लोगों को तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमें यहाँ पे लोगों से को बताने में मुश्किल हो रही थी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुई, जिस पार्टी की स्थापना की गई, उसका जिलाध्यक्ष खुद उठ के चले जाता है कांग्रेस पार्टी को बेचने के लिए। 65-80 हजार वोट उठाता है अनिल अलमेरा और सीधा सीधा हितेंद्र ठाकुर जी के चरणों में रख देता है। ये करता है अनिल अलमेरा। ऐसा अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के वोट को बेच देता है, ऐसा अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को बेच देता है, ऐसा अध्यक्ष जो वोटर जो ईवीएम में जब खोजता है कि उसके हाथ की निशानी कहां है, बेच देता है, ऐसा अध्यक्ष हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसके लिए जो करना हुआ करेंगे, राहुल गांधी जी के पटक जाएंगे। सर क्या बात करते हैं आप? इसी चीज को मैं थोड़ा सा, और डिस्कशन बहुत लंबा होता जा रहा है, इसी चीज को थोड़ा सा मैं एक उसमें लाऊं
तो आपको ये बता दूं कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने अपने दम पर- बहुत अच्छा, तो क्या ताली, कांग्रेस- सैल्यूट, क्या सैल्यूट टू यू। कांग्रेस जो महाविकास आघाड़ी के साथ थी उनके साथ जाकर नहीं लड़ सकती थी? बहुत कई अच्छा। जगह पर उन्होंने टफ फाइट दी है, वो हाँ। थर्ड पोजीशन पे, बिल्कुल second सर, position पे बहुत भी रहे। अच्छा सोच, बहुत सुंदर सवाल। तो- अब देखिए हितेंद्र ठाकुर साहब ने यूबीटी का भी सफाया चुनाव से पहले करने का सोच लिया था, तभी तो उनका चुनाव चिन्ह ही मांग कर बैठे और बोले तुम भी सीटी पे लड़ो। लेकिन बेचारे देखिए महाराष्ट्र उनका है, महाराष्ट्र के लिए उन्होंने लड़ा है, बोला नहीं साहब हम सब के सब हार जाएंगे लेकिन लड़ेंगे तो मसाल की निशानी पे। लड़े वो लोग, 90 से ज्यादा लोग लड़ाए, हारे जीते, एक ही आदमी जीता। लेकिन एक शेतकारी की तरह सोचिए, उन्होंने 90 जगह 90 खेतों में फसल बो दी है, शायद विधानसभा में उस फसल को काटेंगे भी। तो ये तरीका होता है अपनी पार्टी को बचाने का। हमारे पास एक ऐसा अध्यक्ष है जो पार्टी को बेच देता है, यूबीटी के पास एक ऐसा अध्यक्ष है जो पार्टी को बचा लेता है। तो हम कांग्रेस के लोग, तो मतलब यूबीटी 100% कांग्रेस 0%। क्या मतलब नहीं समझ पाया मैं आपका। यूबीटी को 100 में से 100, कांग्रेस पर 0। हाँ, तो यूबीटी ने एक हिम्मत वाला हालांकि डिसीजन लिया। कांग्रेस का अपना एक सीट आया है फिर भी। नहीं, ठीक है, देखिए हम कांग्रेस के लोग कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर यदि हमें सच में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे उफान को रोकना है तो हितेंद्र ठाकुर साहब को भी ये समझना चाहिए, और क्षितिज भाई जो कि युवा नेतृत्व है उनको समझना चाहिए कि आप किसी का नामो निशान मिटा दोगे, आप मसाल का नामो निशान मिटा के चाहते हो उनसे हाथ मिलाए, कांग्रेस पार्टी का नामो निशान आप खत्म कर देना चाहते हो और चाहे हाथ मिलाए, ऐसा मत कीजिए क्षितिज भाई। हितेंद्र ठाकुर साहब एक गलत इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, आप जो भी बड़ा बड़ा शब्द का यूज कीजिए, गलत है। हाथ मिलाइए, इज्जत सम्मान के साथ मिलाइए, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी महामारी है उसका सर्वनाश होना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे मिलकर। कोई बड़ी चलिए बात नहीं। अपनी डिस्कशन को अभी खत्म करना चाहेंगे। काफी बड़ा ये वीडियो हो चुका है, अभी तक 25 मिनट लगभग हम दर्शकों दो वीडियो बना लीजिएगा, 2 दर्शकों का ले चुके हैं। तो अंत में जाते जाते हम यही कहेंगे कि अब तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जो जीत कर आए हैं उनको बधाई है, जो हारे हैं उनको सांत्वना है, और हार जीत का तो समय कोई एक ही जीतता है, बाकी सभी को हार का सामना करना ही पड़ता है, तो ये चलते रहता है। अब एक सवाल ये है कि अब दोनों ही पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो एक बहाना पिछले 5 साल से था कि प्रशासक राज है, फंस क्या गए, उस अब फंस गए, बहाने में वो अब बंदी हुई है? आप फंस गए। आप देखिए मैंने बार चलाया है, मैंने पिछली बार भी चलाया था कि बीवीए बीमारी है, बीजेपी महामारी है। अब महानगर पालिका का जो हेड ऑफिस, और मैंने ये भी बोला है कि बीवीसीएमसी का हेड ऑफिस जो है एपी सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम, मैं इस बात पे टिका हूं। अब फंस गए, अब ये लोग सारे जो भूखे चूहे थे वहां घुस चुके हैं, अब वहां जनता की सेवा करेंगे। अब देखिए, आपको मैं अभी आज भविष्यवाणी कर देता हूं, इनके अंदर इस शहर को बनाने का, इस शहर का सेवा करने का कोई प्लान नहीं है। अरे जो अभी तक खून चूसा है आगे भी वही करेगा। भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा खून चूसने वाली पार्टी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के पे जीने वाली पार्टी है। तो अब यहाँ की जनता को और ज्यादा त्रस्त होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जमीन पे आंदोलनकारी इन बीवीए प्लस बीजेपी दोनों का भरपूर मुकाबला करेंगे और जनता को साथ लेके करेंगे। ये आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जनता के लिए अब इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये बहाना नहीं कर सकते। अब आने वाले समय में उनको चाहे तो सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन अब चाहे बहुजन विकास आघाड़ी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को ही अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। बहुजन विकास आघाड़ी जिसके लिए इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं वाला जो मामला था, फिलहाल 5 साल के लिए वो टल चुका है, लेकिन फिर भी उनको फिर से विधानसभा में और फिर से सत्ता में अगर आना है तो उनको काम करके जमीन पर दिखाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी अब तक वो विपक्षी थी, लेकिन बोलती थी हमारा कुछ नहीं है, लेकिन अब वो मजबूत विपक्ष बनकर उभरी है। तो जहां बहुजन विकास आघाड़ी अगर कमजोर दिखाई दे रही, काम में 19 दिखाई दे रही है, तो वहां पर उनको आवाज उठानी पड़ेगी और जनता के काम करने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही पार्टियां इसको गौर से लेगी और आने वाले समय में जो अब तक का वो वसई विरार का विकास रुका हुआ था उसको गति मिलेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।